नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। गाड़ी किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या कोई नहीं। ठीक है, ये गाड़ी हमें क्या करता है, तो प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया जो होता है उसको सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, जैसे गेहूँ हमने मार्केट में या खेत में है, उसको हम घरों तक लाने के लिए ये सहयोग करता है हमको गाड़ी। ठीक है, या इसको बाज़ार में ले जाने के लिए सहयोग करता है गाड़ी। तो प्राथमिक और द्वितीय क्रिया को अधिक जगहों तक पहुंचाने में, प्रचार करने में जो हमें सहयोग करते हैं वो तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो गाड़ी जो है आपको तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कल्चर से जुड़े कुछ विशेष वर्ड्स होंगे जिसको आपको यहाँ पर जानना पड़ता है। एग्रीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? एग्रीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? कृषि कार्य, रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर या सभी। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर जो है आपको एग्रीकल्चर या कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर कृषि कार्य से हो जाएगा। ठीक है, सेरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? सेरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? मत्स्य पालन, अंगूरों की खेती, उद्यान कृषि या कोई नहीं। ठीक है, तो सेरीकल्चर किससे होता है? सेरीकल्चर जो होता है रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर रेशम उत्पादन कहीं नहीं है, राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? याद रखिएगा, सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा, ये कल्चर से भी एक प्रश्न होता है। ठीक है, आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ JCERT का मिल रहा है, इसलिए इसको दम दिमाग में बना लीजिएगा और सबको देख करके ही जाइएगा। ठीक, अगला, पीसी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? रेशम उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन या कोई नहीं। ठीक है, तो पीसी कल्चर जो होता है आपको वो किसके उत्पादन से होता है? पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यह उत्पादन का जो कल्चर वाले पॉइंट है वो पॉइंट एक आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सभी नोट्स में आपको बना दिया गया है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और यह पीसी कल्चर जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? अंगूर की खेती या उसी को कहते हैं हम लोग द्राक्षा, मत्स्य पालन, कृषि उत्पादन या कोई नहीं। ठीक है, तो विटीकल्चर का संबंध जो होता है, विटी यहाँ पर अंगूर होता है, यानी अंगूर की खेती, अंगूर उत्पादन या द्राक्षा कृषि, ये विटीकल्चर से जुड़ा हुआ है। मत्स्य उत्पादन से पीसी कल्चर और कृषि उत्पादन से एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला, भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है? ठीक है, भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है? रिएक्टर पैमाना, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना या आपका कोई नहीं। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता की माप किस में की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की जो माप है वो आपका यहाँ पर किस पे किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाना पर। भूकंप की तीव्रता की माप किस पर की जाती है? रिएक्टर पैमाने पर, यानी बताया जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता है उसकी इतनी है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा,
ओजोन गैस का अणुसूत्र है, ओजोन गैस का अणुसूत्र। देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ओजोन गैस, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ओजोन गैस का अणुसूत्र O तो हो गया ऑक्सीजन का, O2 हो गया ऑक्साइड का, और O3 हो गया ओजोन का, ठीक है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है O3। और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है। ये क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को धरती पर बचाती है। अगर यहाँ पे जो होता है कि ओजोन परत कम हो जाए तो सूर्य पर क्या होगा, धरती पर, तो धरती पर, पृथ्वी पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर जो है तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ओजोन गैस का मुख्य काम यही रहता है। इसमें खरीफ फसल कौन है, इसमें खरीफ फसल कौन है, चना, सरसों, मटर, धान, ठीक है। देखिए आपको जो है यहाँ पे ईवीएस के अंतर्गत 3 गो चीज़ जरूर देख लेना है। क्या देखना है आपको खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये तीनों को पढ़ लेना, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहता है, ठीक है। तो खरीफ फसल कौन है, रबी फसल कौन है, जायद फसल कौन है। देखिए तो खरीफ फसल जो आपको यहाँ पर क्या होता है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वो होता है खरीफ फसल, ठीक है। और जो ठंडा में बोया जाता है वो होता है रबी फसल, और जो गर्मी में बोया जाता है वो होता है आपका जायद फसल, होता है ना। तो देखिए अब क्या होता है, तो खरीफ फसल में जस होता है, खरीफ फसल में क्या होता है, जस होता है, मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है खरीफ फसल, ठीक है। तो खरीफ फसल में क्या होता है, तो खरीफ फसल में यहाँ पर जो होता है आपको बरसात के दिनों में जो बोया जाता है, तो बरसात के दिनों में यहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ध और बासमतिया के, ध और बागमती के 3 मूंगफली खा। ये खरीफ फसल आप इसे याद कर लीजिएगा, खरीफ फसल कौन कौन होता है। तो ध से देखिएगा धान, ये खरीफ फसल है, ध से देखिएगा धान, ये खरीफ फसल है और वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अरहर, अरहर जिसको हम लोग रहर का दाल कहते हैं, ये अरहर, ये भी खरीफ फसल है। फिर देखिएगा बा से देखिएगा बाजरा ना, ग से देखिएगा गन्ना, म से देखिएगा मक्का, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा के यहाँ पर 3 है, ये 3, तो 3 से उड़द ऐसे लिखाता है, उड़द, अब मूंगफली से मूंगफली, ठीक है। तो ये सब जो है खरीफ फसल है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो खरीफ फसल एक आपको आता है, तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाता है, खरीफ फसल कौन है, इसमें खरीफ फसल कौन है, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर धान हो जाएगा, ठीक है। चना रबी फसल है, मटर रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। खरबूजा किस प्रकार के फसल का उदाहरण है, जो आप खरबूजा देखते हैं किस फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, कोई नहीं। बताइए खरबूजा कब आता है, अगर बरसात के दिन में आता होगा मास लेवल पर, जो एक सीजन माना जाता है, तो वो खरीफ फसल होगा। तो खरबूजा तो बरसात में आता नहीं है, रबी फसल ठंडी में भी नहीं है, इसका सबसे जो माना जाता है वो देखिएगा मार्च अप्रैल से शुरू होता है, तो गर्मी में शुरू होता है, इसलिए ये जायद फसल में जाएगा। खरबूजा किस में जाएगा, जायद फसल में चला जाएगा। नदी का जल सर्वाधिक प्रदूषित होता है, जो हमारा नदी है उसका जल कैसे सबसे अधिक प्रदूषित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित कैसे होता है, मिट्टी में कीटनाशक के प्रयोग से, पर्वतीय जल से, बर्फ पिघलने वाले जल से, कोई नहीं, कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए नदी का जल तो पर्वतीय जल से प्रदूषित नहीं होता है, पर्वतीय जल तो शुद्ध जल होते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं। बर्फ पिघलने वाले जल से, तो इससे भी नदी का जल प्रदूषित नहीं होता है, ठीक है, ये तो जल को शुद्ध करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचा मिट्टी में कीटनाशक के प्रयोग से, देखिए ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, जब कृषि करते हैं या कोई भी कचरा होता है उसको हम लोग ज़मीन फेंक देते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता है, वही सारा कचरा जो होता है जाकर नदी में मिल जाता है और वही क्या करता है, नदी के जल को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित होता है, इसका राइट आंसर ये होगा, मिट्टी में कीटनाशक के प्रयोग से। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है,
ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? डेसिबल में, फ़ारेनहाइट में, थर्मामीटर में, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी आप इसके पहले एक प्रश्न देखे थे कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, तो हम लोगों ने उसको देखा था रिएक्टर पैमाना पर। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाना पर। तो ध्वनि की भी एक तीव्रता होती है, उसको मापा जाता है डेसिबल में, याद रखिए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, और तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट में, ठीक है, या सेल्सियस में हम लोग करते हैं, और थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। तो राइट आंसर ध्वनि की तीव्रता ए डेसिबल में मापा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन वाला प्रश्न तो 100% आएगा, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई और के, यही पढ़ना है। ए, बी, सी, डी, ई, के, इतना से याद रखिएगा। इसका नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सब कुछ आपको ट्रिक से दे दिया है, वो सारा चीज़ आप देख करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। ऐसे तो देखिए, हमने आपके लिए एक अभियान चलाया है कि सभी को जेटेट पास करवाने का मेरा लक्ष्य है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको केवल 500 रुपये में ही यहाँ क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट की हम तैयारी आपको इस कदर करवा रहे हैं, जो कि आपको मिसाल कायम होगा। आप सभी जहाँ जुड़ना है जुड़िए, जुड़ के देखिए, लेकिन एक बार यहाँ जब देखिएगा तब आपको लगेगा। ठीक है, तो चीप रेट, कम प्रश्न पढ़ के अधिक तैयारी यहाँ से ही आपको करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे दिया है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी। यहाँ से भी जेटेट में प्रश्न पूछा था 2012 में, 2016 में भी एक प्रश्न आया था, मतलब विटामिन से एक प्रश्न आ ही रहा है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? तो आपका क्लास 6 में जाइएगा JCERT का, और वहाँ पर विज्ञान पाठ बायोलॉजी सेशन में आपको भोजन के पोषक तत्व पाठ का नाम है, वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से, तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो आपसे पूछा है रतौंधी विटामिन ए की कमी से, तो रतौंधी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। खतरा का रंग होता है, देखिए प्रश्न पूछा हुआ था, खतरा का रंग होता है लाल, पीला, हरा या कोई नहीं। ठीक है, खतरा का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर देखिए खतरा के लिए जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे जब भी आप सफ़र करते हैं, अगर रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिएगा 3 तरह का, एक लाल होता है, एक हरा होता है, और एक पीला टाइप का होता है। 3 कलर होता है। तो ये लाल मतलब गाड़ी रोक देना है, और ये जो पीला होता है मतलब ये सिंगल अप बता रहा है कि आप गाड़ी को खोल सकते हैं, और हरा है मतलब आप डायरेक्ट जा सकते हैं, रुकना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सिग्नल है। तो ये तीनों रंग को याद रखिएगा। तो खतरा का रंग कैसा होता है? खतरा का रंग लाल होता है। राइट आंसर इसका ये होगा। भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। रेखा शादी कर चुकी है, रमन BA पास कर चुका था, वे विद्यालय पहुंच चुके हैं या कोई नहीं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए पूर्ण भूतकाल में कौन आएगा? तो भूतकाल का मतलब था, थे, थी होगा। तो ये था यहाँ है, ये पहला में है लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। होंगे ये नहीं होगा, यानी बी, रमन BA पास कर चुका था मतलब भूतकाल हो गया, और ये कंप्लीट BA कर चुका है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। CG टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। वह पढ़ रहा है, रमेश सो रहा होगा, रमेश पत्र लिख रहा था, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले भूतकाल का उदाहरण आपसे याद रखना है, भूतकाल। तो ये वाक्य पहला जो है वह पढ़ रहा है, ये तो वर्तमान काल में हो गया ना। ठीक है, और रमेश सो रहा होगा, यह भविष्यत काल का हो गया। रमेश पत्र लिख रहा था, ये आपका था लगा हुआ है, भूतकाल का हो गया। ठीक है, तो भूतकाल है और लिख ही रहा है, मतलब काम अपूर्ण है, लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा कौन? तो रमेश पत्र लिख रहा था। और अपूर्ण में कौन होता है? तो अपूर्ण में जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है होता है, या रहा था, रहे थे, रही थी होता है ना, या रहे होंगे, रही होगी लगा रहता है, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की बात था, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? तो रमेश यहाँ वह पढ़ रहा है, पूर्ण भूतकाल, और वह पढ़ रहा है, ये नहीं होगा वर्तमान काल में।
वह सो रहा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भविष्यत काल चला गया। रमेश पत्र लिख रहा था, ये भूतकाल है और ये अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, चलिए। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? दुर्गंध भी क्या है आपके यहाँ पर अवस्था को बता रहा है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो दुर्गंध जो है हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो एहसास वाली चीज़ें, अनुभव वाली चीज़ें जितने भी हो, उस सभी को हम लोग किस में डालते हैं? भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। इसलिए यह जो है आपको जो दुर्गंध है वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ पे सुगंध क्या है? आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, उसके घर गए तो सुगंध मिल रहा है, बहुत अच्छा आप कहिएगा, उसके बदले में कुछ नहीं कीजिएगा। तो सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुगंध भी आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। सुगंध आपका भाववाचक संज्ञा का चीज़ है। शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो शैशवावस्था क्या है? किसी की अवस्था को बता रहा है, और जिसमें किसी अवस्था को बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था भाववाचक संज्ञा है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2016 का प्रश्न है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे घी जो है आपको लिक्विड चीज़ है, द्रव्य चीज़ है, इसलिए ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2018 का पूछा प्रश्न है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो पुस्तक से पूरे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, अगर पुस्तक का नाम देता रामायण, महाभारत, तो ये सब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो धातु से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो है आपको किस में चला जाएगा? तो लोहा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, समूह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो समूह किस प्रकार की संज्ञा है? तो समूह जो है हमेशा ग्रुप में रहता है, इसलिए आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए अब देखिए, मित्र का भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए यहीं से एक प्रश्न होगा कि जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ रहता है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा बताना है। मित्रता, मित्रवत, मित्रगण या कोई नहीं। तो मित्र का भाववाचक शब्द क्या होगा? आपसे बताइए। मित्रता। मित्र का क्या होगा? मित्रता। शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शिक्षकगण, शिक्षा में, शिक्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षक का भाववाचक संज्ञा शिक्षा होता है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बच्चापन, बचपन और बचपनापन या कोई नहीं। ठीक है, तो बचपन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बच्चा का बचपन हो जाता है। बच्चा का क्या हो जाता है? बचपन हो जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा, बचपन हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा होगा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्त या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीयता या कोई नहीं। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा जो होगा वो आपको होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र का राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा होता है। वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया पूछा गया था। देखिए विभिन्न शासक जो किसी के शासनकाल में आए हैं वो भी आपको यहाँ से प्रश्न रहता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको करवा रहे हैं, जिसमें जहाँ तहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा वो भी ट्रिकी करवा देंगे, जिससे कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न डेली बनते जाएंगे। ठीक है, वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन ना, याद रखिएगा हवन से हर्ष होता है। हवन जब घर में होता है कब? जब खुशहाली होती है तो हवन से हर्ष होता है। ठीक है,
हवन से मतलब है ह्वेन सांग, ठीक है। और हर्ष से मतलब है हर्षवर्धन, ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। क्लियर हो गया? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नाम इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? याद रखने का ट्रिक है कि हवन से हर्ष होता है। हवन से क्या होता है बताइए? हर्ष होता है। तो हवन से हो गया ह्वेनसांग और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन, यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए बना भी देते हैं हम, ठीक है। नीचे जो PDF लेते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा रहती है, तो आप यहाँ से PDF के लिए जुड़ सकते हैं। हवन से हर्ष होता है, हवन से ह्वेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन, ठीक है। ह्वेनसांग कौन था? चीनी बौद्ध यात्री, और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। दोहा, मनीला, टोक्यो या कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसका एक ट्रिक है, कतर दो रिया को, ठीक है, ठीक है। तो कतर से कतर की राजधानी, दो से दोहा, और मुद्रा का नाम है रियाल, तो इसको याद रख लीजिएगा। कतर दो रिया को, कतर, दो से दोहा और रिया से रियाल, ठीक है। तो कतर की राजधानी दोहा और उसकी मुद्रा का नाम रियाल है। कहीं से पूछेगा आप उसको बता सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, आपको ट्रिक बना दिया गया है, ट्रिक यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो कतर दो रिया को, कतर, दो से दोहा और रिया से रियाल। शक संवत का स्थापना किसने किया? शक संवत का स्थापना किसने किया? देखिए विभिन्न प्रकार के जो संवत है उसको भी याद कर लीजिएगा, और आपको यह सारा नोट्स जो है आपको 6 to 10 तक से बना हुआ है, उसमें आप देखिएगा तो आपको केवल JCERT किताब झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का बना हुआ है, बाहर का इसमें एक भी प्रश्न नहीं है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर आता है प्रश्न JCERT किताब से, ठीक है। तो शक संवत का स्थापना किसने किया? तो देखिए यहाँ पे शक है, क्या लिखा हुआ है? शक, ठीक है। तो स से शक संवत और क से हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। इसी में छिपा हुआ इसका नाम, जितने भी संवत है उसमें उसका नाम पर ही बनाया गया है, ठीक है। ज़्यादातर करके कुछ का नाम इधर उधर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम याद करेंगे? कोई पूछेगा शक संवत का स्थापना किसने किया? तो स और क, शक है तो स से शक संवत और क से कनिष्क, यानी शक संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क ने किया, ठीक है। विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, ठीक है। कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कोई नहीं, ठीक है। तब विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम हमने ही बताया था, नाम के साथ ही उसके संवत छिपा हुआ रहता है। तब विक्रम से हो जाएगा विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रम संवत का स्थापना विक्रमादित्य ने की है। गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संवत के आधार पर ही नाम रहता है, अधिकतर आपको हम बताए थे। तो गुप्त से क्या बनेगा? गुप्त से बनेगा चंद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त से क्या बनेगा? चंद्रगुप्त, और ये प्रथम है, कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। नाम में ही छिपा है, गुप्त है तो चंद्रगुप्त होगा, ठीक है। विक्रम है तो विक्रमादित्य हो गया, शक है तो क से कनिष्क होगा। सबका नाम देखिए याद हो रहा है ना? होते जा रहा होगा आपको जरूर, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाइए, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, जहाँ से जुड़ करके आप हिस्ट्री का भी देख सकते हैं, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, साथ में मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, इलाही संवत का स्थापना किसने किया? इलाही संवत का स्थापना किसने किया? विक्रमादित्य, कनिष्क या अकबर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विक्रमादित्य तो विक्रम संवत का था, और कनिष्क तो शक संवत का है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचा अकबर, तो यही इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया था, ठीक है। इलाही अकबर, इसलिए इलाही संवत पर भी अकबर का ही नाम आएगा, ठीक है। तो इलाही संवत का स्थापना किसने किया? अकबर ने किया।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कर रहा है, 2 × 8 = 15 कर रहा है, बताइए किस रोग से ग्रसित है। तो ये गणित का काम नहीं कर रहा है, गणित का काम नहीं कर पा रहा है, क्या है कि उसके पास कैलकुलेटर नहीं याद रखिएगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, यानी गणित वाला काम जो बच्चा नहीं करेगा वो कैलकुलिया रोग से ग्रसित है और उसको डिसकैलकुलिया हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किस में है? देखिए सी में है ना, क्लियर हो रहा है ना। नीचे आंसर भी देख लीजिए आपका दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए, आप लोगों का भी बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। आप सभी को इसी तरह से बनाते रहिए, जुड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर दे रहा है, 21 विकार से है। ठीक है, तो गणित में त्रुटि क्या है होता है भैया कि कैलकुलेटर नहीं लेके जाता है लोग, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर मैंने दिमाग में रख लीजिए कि कैलकुलिया है, कैलकुलिया मतलब डिसकैलकुलिया रोग है, यानी गणित वाला काम कर रहा है तो उस बच्चा को डिसकैलकुलिया रोग है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, कौन सा विकार है? लिखना। अभी बताया था आपको हमने, लिखना किसको? ग्राफ को। ग्राफ लिख कर बनाना भाई, तो ये ग्राफिया रोग में चला जाएगा। तो ग्राफिया कहाँ है? देखिए एक ही चीज़ है, डिसग्राफिया। क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। ठीक है, तो जो हमारा प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी वाला। आपको ये संविधान चैप्टर जो अभी हमने जेटेड न्यू सिलेबस में आया है संविधान, उस चैप्टर में हमने इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जो भी टॉपिक है और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और जो यहाँ पर JCRT किताब का अब तक नहीं लिया PDF, वो सभी को जुड़ जाइएगा। देखिए 1 to 5 का 1 से 5 शिक्षक का लगभग यहाँ पे आपको देखिए ज्योग्राफी सेशन एकदम कंप्लीट हो गया। जो भी टॉपिक दिया गया था उसको आप 150 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, मैथ सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया 1 to 5 शिक्षक वाले का, वो भी यहाँ से 150 में ले सकते हैं। हिंदी सेशन भी आपकी कंप्लीट की और हो गया है, वो 100 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट क्लास करना है तो 500 में ले सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर दे दिया गया है। उसी तरह से 6 to 8 शिक्षक का जो है आपका ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, आप यहाँ से 150 में ले सकते हैं। ठीक है, और ये 50 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट है, आप चाहते हैं बनाने के लिए तो ये 50 प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से 100 रुपये में लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी जो है सिविक्स, सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपका चल रहा है क्लास है, 2 क्लासेस समाप्त हो गए, 3 क्लास बचे हुए, वो भी बहुत जल्द आपकी समाप्त हो जाएगी, तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर सेशन आपका कंप्लीट होते चल रहा है। केवल JCRT से उसमें भी चैप्टर नंबर सारा कुछ बताया हुआ है, क्लास बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं और प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये आप 100% गांठ बांध के जाइएगा। ठीक है, कम प्रश्न पढ़ के अधिक अंक उठाना है तो JCRT का नोट्स उससे अच्छा कोई आपको भिड़ने वाला नहीं है, इसलिए बाहर का किताब लेके, बाहर का चैनल देख के आप पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला है? अमेरिका को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है आपको कहाँ मिला? तो ये न्यूजीलैंड की महिलाओं को दिया गया था विश्व में सर्वप्रथम वोट देने का, मत देने का अधिकार। ठीक है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? पहले महिला औरतों को वोट नहीं देना पड़ता था, नहीं उनसे करवाया जाता था, लेकिन ये प्रथा फिर शुरुआत हुई और ये अमेरिका में शुरुआत हुई। कब? तो अमेरिका में शुरुआत हुई महिलाओं के लिए 1920 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1920 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? देखिए इस तरह से देखा, देखिए जब न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो फिर अमेरिका शुरू किया, अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी औरतों को वोट देने का अधिकार मिलने लगा। तो ये कब हुआ था? 1920, 1922, 1928, 1928। ठीक है, कब हुआ था ये बताना आपको। ठीक है, 29-28 है और ये 19-28 है, तो 1928 ईस्वी मिला था। कब मिला था? 1928 ईस्वी में। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, मुखिया जो है आपका स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार है, इसका जो शासन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य। ठीक है, तो ग्राम सभा होता है, ग्राम की चीज़ है, पंचायत की चीज़ है, तो इसका बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया ही होता है। ठीक है, तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भी मुखिया ही करता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
या महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत में पहली बार देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक प्रश्न आपका 101% रहेगा, दिमाग में गांठ बन के जाएगा। ठीक है सर, पंचायती राज को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो इसका आपका जो न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें आपको जो है यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन एक पार्ट है, स्थानीय सरकार, वो आपको पढ़ना है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों को देखना है। ठीक है, उस चैप्टर को अभी हम नहीं करवाएं, तो उसमें पूरा 100% आपको हम कंप्लीट करके इसका PDF आपको बना के दे देंगे। ठीक है, और उसको खाली निकाल के पढ़ लेना है, या नहीं तो देखिए जेटेट इतना भी आसान नहीं समझिएगा आप लोग कि प्रिंट निकलवाना, लेकिन आप क्या कीजिए कि डेली जो आपको क्लासेज जा रहा है उसका कम से कम नोट्स अवश्य बनाइए, समय जरूर दीजिए, नहीं समय दीजिएगा पछतावा होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए और पढ़िए, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपको मेमोराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कम आप चीप रेट में भी यहाँ से सबसे सस्ते कीमत में PDF लेकर के उसका नोट्स डेली बनाइए, डेली वीडियो देख लीजिए। आप समझिए कहीं भी जाते तो आपको क्या होता है, आने जाने और वहाँ पर पढ़ने और फिर आकर नोट्स बनाना पड़ता है, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो ये घर बैठे हमने सुविधा दे रखा है कि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ये समय जो बच रहा है तो आप इसको सस्ते में हल्के में न ले, जेटेट को मौका बार बार नहीं आएगा, आप सभी को अवश्य रूप से डेली लिख करके इसका नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था? तो आपका राजस्थान राज्य के नागौर में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से हर बार आया है, इस बार भी आएगा। पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? पर्यावरण किस सूची का विषय है? ठीक है, तो कल हमने बताया था यहाँ पे पर्यावरण बताए थे क्या है आपका था कि श्री शिव। ठीक है, क्या था? श्री शिव जानकार है, यही चीज़ हमने कल ही बताया था ना, श्री शिव जानकार है। श्री से क्या था? श्रमिक संघ था। सी से क्या था? शिक्षा और स्वास्थ्य। और व से क्या था? वन और पर्यावरण। और जान से क्या था? जानवर। और कार से क्या था? कारखाना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जितनी भी अभी हमने बताया वो सभी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है, तो पर्यावरण उसी में जाता है, समवर्ती सूची में जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों याद रख के जाइएगा, इसी तीनों में से एगो छपेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों में से एगो छपे करेगा, एकदम क्लियर हो जाइएगा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और ये 1001 बार तीनों प्रश्न, कभी शिक्षा आता है, कभी स्वास्थ्य आता है, कभी पर्यावरण आता है, इसी में से घुमा फिरा के पूछता जरूर है, इसलिए इसको आप लोग 100% क्लियर करके ही जाइएगा। ठीक है, भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि कृषि न्याय पूज्य है, कृषि न्याय पूज्य है। ठीक है, कृषि से कृषि, न्याय, पुलिस, ठीक है, जमीन, ये सभी किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची में आता है। क्या आता है? राज्य सूची का विषय है, कृषि न्याय पूज्य है। ठीक है, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? आपको इसका भी पूरा PDF बना करके तैयार कर दिया गया है जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर। ये संविधान पाठ में पूरा आपको देखना है। ठीक है, इसको बना के आपको ट्रिकी भी दे दिया गया है, बन गया है, आप सभी ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य देखिए, नहीं तो कम नंबर हो सकता है आपका, जैसे ART छोड़ के जा रहे हैं तब। ठीक है, यहाँ से बढ़िया आपको हैंड रिटेन नोट्स डेली बन रहा है, डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जाके नोट्स बनाइए, पढ़िए, सबसे बेस्ट ऑप्शन घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, ये सुरक्षा जो है, संघ जो है, ये वित्त जो है, संचार जो है, ये सारा कुछ संघ सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर कौन सरकार? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अगर लड़ाई होता है तो उस पर सर्वोच्च कौन रहेगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाती है। पूरे ये सूची वाला पढ़ के जाइएगा, उसका विषय का भी हमने उसमें नोट्स दे दिया है कि किस सूची में कितने विषय हैं, सब कुछ देखते जाइएगा। ठीक है, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या कोई नहीं? भारत में किसका पद सबसे सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचा पद भारत में किसका है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो आपका राष्ट्रपति का है। ठीक है, किसका सर्वोच्च पद होता है? राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है भारत में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है?
राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। ठीक है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। देखिए आपका एक टॉपिक बनाया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, जेटेट न्यूज़ सिलेबस में, जहाँ पर ये आएगा आपको आया है, उसमें देखिए मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये 2 अलग से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये अलग से पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक आपको अलग से PDF दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है और उसमें जो है आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें आपका ट्रिकी भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। साथ में क्या होता है, तो साथ में आपका सब्जेक्टिव भी बनाया रहता है, जहाँ जैसा ज़रूरी है, किस राज्य में आया है वो भी बताया हुआ रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी को आवश्यकता है सिर्फ यहाँ जुड़ करके पढ़ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है।